हेलो माय डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा नाइन्थ का चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा चल रहा है। अभी उसका पार्ट फिफ्थ बना रही हूँ, जिसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज नंबर 32 पे आ जाइए। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड नेक्स्ट पेज पे आपके और 3 क्वेश्चंस है। आज हम इनको सॉल्व करेंगे, तो अपनी कॉपी पेन अपने पास रखो। ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। जो उनके प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। तो जो हमारे ये पहले वाले सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। ये इनकी अमाउंट दी गई है हमें। उसके बाद इन दोनों का रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड 8.2 ग्राम हमारे पास सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन होती है। शो दैट दीज, अभी आप पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ 33 पे। पेज नंबर 33 पे देखो स्टूडेंट्स। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने बोला कि आप ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये रिजल्ट है, आपने इसको किसके साथ एग्री करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, इन्होंने रिएक्शन भी बताया हुआ है। सोडियम एसीटेट है, इसमें हमने एसिटिक एसिड को ऐड किया। ये दोनों क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद इनका रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो अभी आप हमने इस रिएक्शन को, इस ऑब्जर्वेशन को जो हमें अमाउंट दी गई है उसको एग्री करना है विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो अभी हम आपको इसका आंसर बताते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप ये नोटबुक देख रहे हो, मैंने इस पे चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 32 लिखा है और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। उसके बाद उसका रिएक्शन भी लिख लिया जो मैंने आपको बुक में से बता दिया है। उसके बाद में हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, मैंने भी रिएक्शन को एज इट इज़ ही उतार लिया है अपनी नोटबुक पे। और उनकी जो अमाउंट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड की है 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट के 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर की 0.9 ग्राम। मैंने उनकी अमाउंट जितनी फॉर्मेशन हुई, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने इनकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने एक साइड अपना रिएक्टेंट ले लेना है, एक साइड हमने अपना प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। अभी जो हमारे रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट में आ रहे हैं, ठीक है। इनकी अमाउंट कितनी आ रही है, 5.3 एंड 6। ये मैंने दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने राइट साइड पे इक्वल टू का साइन लगा के क्या करना है, इनकी एडिशन कर लेनी है। 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम एंड 0.9 ग्राम, इनकी एडिशन हमारे पास आ जाएगी 11.3। इनकी एडिशन करके रख लेनी है हमने। मैंने ये सेपरेटली किया है कि पहले मैंने ओनली रिएक्टेंट का किया है, ये ओनली रिएक्टेंट की है, ये ओनली प्रोडक्ट की है, ठीक है। ये मैंने इन दोनों की एडिशन को यहाँ पे लिखा है और इन तीनों की एडिशन को मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आप देख रहे हो कि अमाउंट कितनी आ रही है हमारे पास, 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, बिफोर द रिएक्शन मास इज इक्वल टू आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मास। तो हमने क्या करना है कि रिएक्शन होने से पहले उनकी अमाउंट कितनी है एंड रिएक्शन होने के बाद उनकी अमाउंट कितनी है। अभी हम देख चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितनी है, 11.3।
11.3 एंड 11.3। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बोलता है कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपने इस रिएक्शन में भी वही हो रहा है कि दोनों तरफ मास जो है उसकी अमाउंट जो है वो सेम आ रही है। सेम आ रही है मीन्स कि ना ही तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही वो फॉर्म हुआ है। Hence, the given observations are in agreement with the law of conservation of mass। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें गिवन ऑब्जर्वेशन जो दी गई है वो सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एग्री कर रही हैं। चलो, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन ए रेशो ऑफ 8:1 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मीन्स कि जो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है कितनी रेशो में, 1:8 में। इसका मीनिंग क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसकी रेशो 1 है एंड ऑक्सीजन है जो उसकी रेशो 8 है बाय मास। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, वाटर को बनाते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इन्होंने पूछा कि हमें ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। यहाँ पे इन्होंने हमें रेशो बता दिए कि हाइड्रोजन की रेशो जब 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 8। लेकिन यहाँ पे हमें बोला कि हाइड्रोजन की रेशो 3 है, तो हमें ऑक्सीजन की रेशो कितनी चाहिए। अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 1:8 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके कंपैरिजन में हमें कितनी रेशो चाहिए। चलो अभी हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। अभी इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास टू फॉर्म वाटर इज 1:8। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है। ओके, उसके आगे देखो। देन द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8 ग्राम। ये भी आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन में कि मास ऑफ ऑक्सीजन का 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम चाहिए जो यूज़ होता है। ठीक है, हमें रेशियो से पता चलता है। Therefore, the mass of oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas is 8 into 3 is equal to 24 ग्राम। तो उसे क्या होगा, 3 टाइम ज़्यादा मास चाहिए। जैसे मैं आपको ये इसमें भी दिखा रही हूँ, इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा आई थिंक। गिवन रेशो हमें दी गई है 1:8। ये किसकी है, हाइड्रोजन की, और ये किसकी है, ऑक्सीजन की रेशो। ठीक है, अभी देखो मैंने रेशो वाला साइन जो है वैसे ही यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि 3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, तो हमने 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ग्राम ही आएगा, एंड हम जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये किसका है, हाइड्रोजन का, ये किसका है, ऑक्सीजन का। ये सेकंड मेथड है उसका। उसके बाद आप उसको रिटर्न में ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स। विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पॉस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो किसके रिजल्ट पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। ठीक है, चलो अभी आप इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि जो एटम्स हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको बना सकते हैं, और ना ही हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के रिजल्ट पे बेस्ड है। ठीक है,
अगर आपने ये आंसर आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखना है तो उनका ये पोस्टुलेटर नंबर सेकंड है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटर और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों साइड में जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उनका एक डेफिनिट प्रपोर्शन होगा, उनकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलो अभी आपको इसका आंसर बताते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखो स्टूडेंट्स, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। जो कोई भी एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके उन्होंने एक कंपाउंड को फॉर्म किया है, उसके जो रिलेटिव नंबर्स हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो एक कंपाउंड में क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट ही रहेंगे। उनकी अमाउंट जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाला पोस्टुलेट जो है एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन of mass of any atom or any kinds of the atoms in a given compound। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के ये क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके आप लोगों के साथ आपके डाउट को क्लियर किया होगा और आपको सेटिस्फाइड किया होगा। वीडियो का जो हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हैं और टॉपिक रह रहे हैं हमारे बहुत सारे, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।